हेलो गाइस। आज से मैं इस चैनल पर वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल का नावल और स्वॉर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2 डोंगहुआ का नावल एक्सप्लेन करूंगा। हरे बांस का डंठल अचानक सीधा खड़ा हो गया। और जैसा कि पता चला, यह इसलिए था क्योंकि अलियांग पहाड़ के स्वामी को ऊपर खींचने के लिए नीचे कूदा था। उसने अपनी जीभ थपथपाई और हंसते हुए कहा, मैं एक अनैतिक जुआरी हो सकता हूं, लेकिन तुम भी एक बहुत ही भाग्यशाली जुआरी हो। वेईबो का चेहरा चादर की तरह सफेद था और उसके चेहरे पर गहरी शिकन ढीली होने का कोई संकेत नहीं दे रही थी। भले ही वह आपदा के करीब पहुंचकर बच गया था और बांस के जंगल के शेष आधे हिस्से को सुरक्षित रख लिया था, फिर भी वह दूर कटे हुए सिर वाले सफेद अजगर को देखते हुए जटिल भावनाओं के मिश्रण को महसूस किए बिना नहीं रह सका। वे सैकड़ों वर्षों से पड़ोसी थे, और भले ही वे शत्रुतापूर्ण पड़ोसी थे जो हमेशा एक दूसरे के साथ छोटी मोटी झड़पें करते रहते थे, अंततः चीजें काफी शांत और शांतिपूर्ण थीं। कम से कम उन्होंने कभी जीवन मरण की लड़ाई नहीं लड़ी थी। आज सफेद अजगर को खेती के एक चमकदार रास्ते पर रेंगना चाहिए था जो अवसरों से भरा था। हालांकि इसी क्षण किसी की तीव्र तलवार की मंशा ने उसके सिर को दुर्भाग्यवश नष्ट कर दिया था। कोई भी आसानी से वेईबो के गहरे सदमे की कल्पना कर सकता था। उसने आह भरी और निराशा में झुककर धीरे से कहा, सीनियर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक नीच और घृणित व्यक्ति हूं जो दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा यदि मुझे समय समय पर सीधा न किया जाए। हालांकि आपने आज मुझे वास्तव में सीधा कर दिया है। सीनियर अलियांग, कृपया मुझ पर दया करें। मैं इस समय वास्तव में डरा हुआ हूं और अब मेरी कोई भी अनुचित विचार रखने की हिम्मत नहीं होगी। कृपया मुझे अपनी इच्छानुसार आदेश दें, सीनियर अलियांग। यह अधीन व्यक्ति निश्चित रूप से आपके हर शब्द का पालन करेगा। अलियांग ने उसके साथ और कोई दिमाग का खेल नहीं खेला और उसने अपनी कमर पर खाली बांस के म्यान की ओर देखते हुए सिर हिलाया। मेरे लिए अच्छी गुणवत्ता वाले परिपक्व बांस का एक डंठल चुनो। मुझे एक नई साबर बनानी है। बस इसे अपने मित्र की ओर से मुझे दिए गए उपहार के रूप में समझो। साथ ही इन सभी बांसों का क्या चक्कर है जो रहस्यमय तरीके से जमीन पर गिर गए हैं? उनमें से बहुत सारे हैं और यह शर्म की बात होगी अगर वे बर्बाद हो जाएं। वेईबो ने चेहरा बनाया, लेकिन उसने केवल अपने मन में बुदबुदाने की हिम्मत की। सीनियर अलियांग, इसे विवेक खोना कहते हैं। अलियांग? लियांग मेरी गांड। अलियांग ने अपनी ठुड्डी सहलाई और जारी रखा, मेरे दोस्त ने अभी अभी एक खराब सौदे पर सहमति जताई और परोक्ष रूप से तुम्हें बांस के जंगल का शेष आधा हिस्सा जीतने में मदद की। लोगों के लिए कृतज्ञता दिखाना और बदले में कुछ देना महत्वपूर्ण है। तुम्हारा क्या कहना है? वेईबो कड़वाहट से मुस्कुराया और उत्तर दिया, बेशक। स्वाभाविक रूप से ऐसा करना सही बात है। चेन पिंगान सफेद अजगर की लाश की ओर दौड़ा और अपनी कुल्हाड़ी से उसके बचे हुए पंख को काट दिया। यह पंख चमकदार और पारभासी था और यह उसकी बाह जितना लंबा था। यह छूने में भी ठंडा था और गर्म धूप में यह चमकदार रंगों के साथ चमकता रहा। पहले अलियांग के साथ बातचीत के दौरान अलियांग ने उसे बताया था कि इस सफेद अजगर के सबसे मूल्यवान हिस्से उसका पित्ताशय और पंख थे। अकेले इसके पंख ही एक पूर्ण भाग्य के लायक थे। इसके अलावा यह ऐसी चीज थी जिसकी मांग बहुत अधिक थी लेकिन आपूर्ति बहुत कम थी। जहां तक सफेद अजगर की हड्डियों और टेंडन का सवाल है, ये भी बहुत दुर्लभ और मूल्यवान हिस्से थे। हालांकि इसके पित्ताशय और पंखों की तुलना में ये हिस्से शायद ही उल्लेख के लायक थे। चेन पिंगान ने अपनी कुल्हाड़ी कमर पर बांधी और बांस के जंगल की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि उसने जो देखा वह यह था कि युवा पहाड़ का स्वामी नीचे झुककर अपने दोनों हाथों से बांस के एक डंठल को उखाड़ रहा था। बांस की आपस में जुड़ी जड़ें, जो जेढरे रंग की थीं, जमीन से बाहर झांक रही थीं, और एक झटके के साथ उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल लिया गया। आसपास की मिट्टी हवा में उड़ने लगी। वेईबो पसीने से तरबतर था और जब उसने सोने की बेल्ट वाले चोर चेन पिंगान को देखा तो उसने अनजाने में थूक निकला। उसने सावधानी से बांस को जमीन पर रखा और अपना सिर झुकाकर चारों ओर देखा। अंत में उसने गहरे हरे रंग के बांस का एक डंठल चुना जो एक शिशु की बाह जितना मोटा था। उसने चेन पिंगान की ओर देखते हुए आह भरी और बनावटी मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं एक पल के लिए तुम्हारी कुल्हाड़ी उधार ले सकता हूं? चेन पिंगान पास आया और उसने युवा पहाड़ के स्वामी को टूटी हुई कुल्हाड़ी थमा दी। वेईबो ने कुल्हाड़ी पकड़ी और बांस काटने से पहले एक गहरी सांस ली और उसे अलियांग को सौंप दिया। अलियांग ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा,
बस मेरे लिए वैसी ही बांस की साबर बना दो जैसी मेरे पास पहले थी। जब हम गो टेबल माउंटेन की सीमा पर पहुंचेंगे तो तुम सफेद गधे के साथ इसे मुझे दे सकते हो। वेइबो की स्वाभाविक रूप से इस अनुरोध को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। चेन पिंगान को कुल्हाड़ी वापस करने के बाद उसने भावना के साथ आह भरी और ईमानदारी से कहा, कितनी तेज धार है। चेन पिंगान ने कुल्हाड़ी स्वीकार की और उत्तर देने से पहले एक पल के लिए सोचा, अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हें दे सकता हूं। वैसे भी यह टूटी हुई कुल्हाड़ी अब पेड़ों और झाड़ियों को काटने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए यह मेरे लिए उतनी उपयोगी नहीं है। एक कुलीन व्यक्ति दूसरों की पसंदीदा वस्तुओं को नहीं छीनता, वेइबो ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। तुम इसे चाहते हो, लेकिन इसे मुफ्त में लेने में बहुत शर्मिंदा हो, अलियांग ने हंसते हुए पूछा। तो फिर तुम इसे खरीद सकते हो। तुम चेन पिंगान के साथ एक उचित सौदा कर सकते हो, है ना? वेइबो के चेहरे पर एहसास का भाव फैल गया। वह खड़ा हुआ और अपने हाथों से मिट्टी झटक दी और चेन पिंगान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ग्रामीण और लकड़हारे जो अक्सर पहाड़ों में जाते हैं, जानते हैं कि बांस के जंगल जो बहुत घने होते हैं, वे वास्तव में बांस के समग्र विकास के लिए हानिकारक होते हैं। केवल सही अंतराल और घनत्व के साथ ही बांस लंबा और सख्त होने में सक्षम होगा। इस कारण से मेरे लिए कुछ बांस काटना आवश्यक है। इसके अलावा इस बांस के जंगल का सबसे मूल्यवान हिस्सा बांस के डंठल नहीं है, बल्कि बांस की जड़ें हैं। मैंने अभी अभी सीनियर अलियांग से बांस की साबर उधार लेने का अवसर लिया और मैंने कुछ अतिरिक्त बांस काट दिए। मैं शुरू में एक छोटा बांस का घर बनाना चाहता था जहां मैं आराम कर सकूं और दृश्यों का आनंद ले सकूं। वेइबो जैसे जैसे बोलता गया वह और अधिक धारा प्रवाह होता गया और उसने जारी रखा, हालांकि सीनियर अलियांग की बांस की साबर अब टूट गई है। और सच कहूं तो मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि जब मैंने पहली बार तुम्हारी टूटी हुई कुल्हाड़ी देखी थी, तभी से मुझे वह पसंद आ गई थी। क्यों न मैं एक बांस की साबर बनाऊं और साथ ही एक छोटा बांस का घर भी बनाऊं? जब मैं बांस की साबर बनाना समाप्त कर लूंगा, तो मैं उसे तुरंत सीनियर अलियांग को दे पाऊंगा। हालांकि मुझे डर है कि बांस के घर में थोड़ा अधिक समय लगेगा। मैं काला अजगर जब डाउन ट्रोडन माउंटेन की ओर जाएगा, तो मैं उसके साथ रहूंगा। और इससे मैं उसे कोई परेशानी पैदा करने से रोक पाऊंगा। साथ ही मैं उसे मेरे लिए यह बांस ले जाने के लिए भी कह सकता हूं। जब मैं डाउन ट्रोडन माउंटेन पहुंचूंगा, तो मैं तुम्हारे लिए बांस का घर बनाने के लिए एक सुंदर और शांत स्थान ढूंढूंगा। चेन पिंगान अलियांग की ओर मुड़ा और बांस की टोपी वाले आदमी ने समझाया, बैम्बू सी स्मॉल वर्ल्ड में 10 महत्वपूर्ण दिव्य बांस हैं। बांस में 10 गुण होते हैं और प्रत्येक दिव्य बांस इन गुणों में से एक से मेल खाता है। हमारे चारों ओर बांस के जंगल का पूर्वज साहस बांस का वंशज था और उसके वंशज भी उसके कुछ भाग्य को प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं। यदि मार्शल आर्टिस्ट और मिलिटेरियन कल्टीवेटर इस बांस से बने बांस के घर में रहते हैं या साधना करते हैं, तो उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होगा। वेइबो ने जल्दी से सहमति जताई, सही बात है। इस जंगल के सभी बांस उसी साहस बांस के वंशज हैं। सेना का मनोबल ऊंचा है और हमारी गति बांस के माध्यम से काटने वाली एक तेज तलवार की तरह है। कुछ गांठें काटी गई हैं और शेष स्वाभाविक रूप से विभाजित हो जाएंगी। ऐतिहासिक अभिलेखों का यह वाक्यांश इस जंगल के बांस द्वारा छोड़े गए आभा का एक आदर्श वर्णन है। इस प्रकार इस तरह के बांस की इमारत में साधना करना निश्चित रूप से किसी की आत्मा को पोषित करेगा। चेन पिंगान बस बोलने ही वाला था, लेकिन अलियांग जल्दी से चलकर आया और अपना हाथ उसके कंधों पर लपेट लिया, उसे बांस के जंगल से दूर खींच ले गया। मैं ऐसे गर्मजोशी भरे प्रस्ताव को कैसे मना कर सकता हूं? एक मेहमान के रूप में मैं केवल मेजबान की व्यवस्था का पालन कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं चलता हूं। मैंने अभी तक उसे कुल्हाड़ी नहीं दी है, चेन पिंगान ने धीरे से कहा। बस उसे बाद में ब्लेड के दूसरे आधे हिस्से के साथ दे देना, अलियांग ने लापरवाही से उत्तर दिया। ब्लेड का दूसरा आधा हिस्सा अभी भी चेन पिंगान की बांस की टोकरी में रखा था। बाद में अलियांग अनुस्मारक के रूप में कहना नहीं भूला, तुम्हें सफेद अजगर के अधूरे पित्ताशय को लेने की जरूरत नहीं है। यह खून से लथपथ है और देखने में काफी भयानक है। बस इसे अजगर के बाकी मांस के साथ काले अजगर को खिला दो। पंख चले जाने के बाद भी यह उसे 200 से 300 साल की साधना प्राप्त करने की अनुमति देगा। तुम इसे सद्भावना के संकेत के रूप में सोच सकते हो। साथ ही उसे यह बताना याद रखना कि जब वह डाउन ट्रोडन माउंटेन पहुंचे तो शिष्टाचार से रहे और ईमानदारी से साधना करे। अंत में अलियांग ने निराश पहाड़ के स्वामी की ओर इशारा किया और कहा, तुम बेहतर होगा कि सुधर जाओ।
वेईबो बांस के जंगल के किनारे खड़ा था और उस आदमी और युवा लड़के की पीठ को देख रहा था। पहाड़ की हवा हरे भरे पेड़ों और चमकीले लाल फूलों के पास से बहती हुई अपने साथ एक ताज़ा खुशबू लेकर आई। सुंदर युवक के सफ़ेद वस्त्र इस हवा में फहरा रहे थे, और जैसे ही उसने बांस की छड़ी पकड़ी जो पहाड़ के स्वामी के रूप में उसकी स्थिति का प्रतीक थी, उसके सदमे, डर और झिझक की अभिव्यक्ति जल्दी से हवा के साथ बह गई। उसकी जगह पहाड़ के देवता के रूप में उसकी स्थिति के अनुरूप गंभीर गरिमा की अभिव्यक्ति ने ले ली। उसने चारों ओर देखा और भावना के साथ आह भरते हुए धीरे से कहा, हर बादल में एक चांदी की लकीर होती है। क्या यह इसका आदर्श उदाहरण नहीं है? आपके अनपेक्षित मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, सीनियर अलियांग। मेरे दिल की गांठ खोलने और मेरे आंतरिक राक्षसों को हराने के लिए धन्यवाद। वेईबो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके होंठों के कोनों पर एक गर्म मुस्कान खिंच गई और वह बुदबुदाया, प्राचीन काल से प्रसिद्ध पहाड़ों ने हमेशा ऋषियों के निवास का आनंद लिया है। हालांकि इससे क्या फर्क पड़ता है अगर कोई ऋषि नहीं आता? मैं ईमानदारी से साधना कर सकता हूं और ऋषि बन सकता हूं। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो उसके कान पर पहले से ही एक हल्का सुनहरा झुमका दिखाई दे रहा था। उत्तम झुमका पहाड़ की हवा में हल्का झूल रहा था, जो उसकी सुंदर उपस्थिति की तारीफ कर रहा था और उसे एक औपचारिक पहाड़ के देवता की तरह दिखा रहा था। चेन पिंगान और अलियांग पूल में लौट आए। वे धीरे धीरे टहल रहे थे जैसे कि मौन समझ हो, और यह उनके तेज गति के बिल्कुल विपरीत था जब वे आए थे। अलियांग, क्या काला अजगर वास्तव में सफेद अजगर की लाश खाएगा? क्या वे सैकड़ों वर्षों तक साथी नहीं थे? चेन पिंगान ने पूछा। काला अजगर बाढ़ के ड्रैगन में बदलने की महत्वाकांक्षा रखता है, इसलिए निश्चित रूप से वह सफेद अजगर की लाश खाएगा, अलियांग ने उत्तर दिया। वास्तव में सभी आत्माएं, राक्षस और दानव अपनी साधना में सुधार करने के लिए दूसरों को खाने पर भरोसा कर सकते हैं। यह सांपों और बाढ़ के ड्रैगन के लिए अद्वितीय नहीं है। हालांकि पहाड़ों में रहने वाले सांप विशेष रूप से अपनी ही प्रजाति को मारने और खाने के मामले में शातिर होते हैं। यह वैसा ही है जैसे दो बाघ एक पहाड़ साझा नहीं कर सकते। वास्तव में काला अजगर पहले से ही संवेदना विकसित कर चुका है और बुद्धिमान बन गया है, इसलिए उसने सफेद अजगर को केवल उसके कोर को बनने देने के लिए जीवित छोड़ा होगा। उस समय वह फिर एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता। ओह, यह सही है। यदि तुम काले अजगर को सफेद अजगर को खाते हुए देखना चाहते हो, तो हम मुड़कर वापस जा सकते हैं। मैं ठीक हूं। वैसे भी मेरे लिए निर्णय लेने और काले अजगर को सफेद अजगर का पित्ताशय खाने देने के लिए मुझे दोष न दें। चूंकि वह तुम्हारे लिए अपने भाग्य की रक्षा करने के लिए डाउन ट्रोडन माउंटेन जाने के लिए सहमत हो गया है, इसलिए उसे सांप का पित्ताशय देना तुम्हें इसे किसी और को बेचने की तुलना में बहुत अधिक समृद्ध पुरस्कार दिलाएगा, चाहे तुम इसे कितने में भी बेचो। वास्तव में मैं इस बारे में अधिक उत्सुक हूं कि तुमने सफेद अजगर को मारने का फैसला क्यों किया। तुमने मेरी मदद का इंतजार क्यों नहीं किया? अगर मैंने सफेद अजगर को वश में कर लिया होता, तो तुम उसे ट्रेजर्ड स्क्रिप्चर माउंटेन या रेनबो क्लाउड माउंटेन जाने का आदेश दे सकते थे। चाहे वह किसी भी पहाड़ पर जाता, वह तुम्हारे लिए काफी अच्छा परिणाम होता। शायद तुम्हें डर था कि मैं मदद नहीं करूंगा। यह कैसे संभव है? मुझे आप पर भरोसा है, अलियांग। तो फिर? अलियांग ने टटोला। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अलियांग, जब मैं पहले जूहे के साथ अभ्यास कर रहा था, क्या आपने पहले ही उन 3 एक्यू पॉइंट्स के स्थानों की पहचान कर ली थी जो मुझे मिले थे? और क्या आपने पहले ही इन एक्यू पॉइंट्स के बारे में सच्चाई का पता लगा लिया है? चेन पिंगान ने पूछा। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी मैंने उन 3 एक्यू पॉइंट्स के बारे में कुछ अजीब देखा था। उनके बारे में कुछ गहरा रहस्यमय है और मुझे यह कहते हुए थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि मैं भी उनके पीछे की सच्चाई को नहीं समझ पा रहा हूं। एकमात्र चीज जो मैं निर्धारित कर सका वह यह थी कि इन एक्यू पॉइंट्स में तलवार की क्यूई की 3 लहरें हैं, जिनमें से प्रत्येक की एक अलग दाव मंशा है। इन दाव मंशाओं के संदर्भ में मैं कोई निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं करता। बेशक अगर मैं आपके शरीर और क्यूई को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार होता, तो मेरे लिए आपके एक्यू पॉइंट्स के अंदर की स्थिति को जबरदस्ती देखना बेहद आसान होता। हालांकि वह एक अविश्वसनीय रूप से नीच कार्य होता। एक सर्वोच्च गुरु के रूप में मुझे स्वाभाविक रूप से अपनी छवि और व्यवहार को बनाए रखना है। मैं समझ गया। अलियांग, क्या आप हमारे छोटे से शहर के मेहराब के बारे में जानते हैं? और उस पर लगी 4 पट्टिकाओं के बारे में? हाँ, मुझे पता है, अलियांग ने उत्तर दिया। क्यूई जिंगचुन ने मुझसे इसके बारे में पहले उल्लेख किया था, लेकिन मैं पहले ही सभी विवरण भूल गया हूं। एक पट्टिका पर अक्षर हैं, बाहर देखने से बचें। मेरा पड़ोसी मेरी ही उम्र का एक जानकार व्यक्ति है
और उसने मुझे बताया कि ये शब्द एक बौद्ध रूपक हैं। यह लोगों को खुद को बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित करने और अन्य शिक्षाओं या संप्रदायों से चीजें न मांगने के लिए कह रहा है। मुझे शुरू में यह काफी उचित लगा। हालांकि जब मैं लकड़ी इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों में गया तो मैंने इन शब्दों पर अधिक विचार करना शुरू कर दिया। मैंने इस पर विचार किया और मुझे लगा कि बुद्ध को धूप चढ़ाने या बोधिसत्वों को अपना सम्मान देने जाने से पहले अपनी पूरी कोशिश करना मेरे लिए अधिक समझदारी भरा होगा। इन देवताओं से मदद मांगना अपने प्रयासों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल होने के बाद अंतिम सहारा होना चाहिए और केवल उसी समय वे सहायता प्रदान करने के लिए सहमत होंगे। अन्यथा उन्हें हमारी मदद क्यों करनी चाहिए? सही है ना, अलियांग? बुद्ध से उत्तर खोजने से पहले अपने भीतर उत्तर खोजें, अलियांग ने टिप्पणी की। हाँ, वही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। यह बमुश्किल काम चलाने लायक स्पष्टीकरण है। हालांकि मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर दूं, मेरे पास जो अतिरिक्त बदलाव का एक अंश है वह तुम्हारी पूरी संपत्ति से अधिक है। तुम्हें लगा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, इसलिए तुम इसके बजाय तलवार की क्यूई की एक लहर का बलिदान करने के लिए तैयार थे। सच कहूं तो मैं अपनी तलवार के एक सामान्य झटके से सफेद अजगर का निपटारा कर सकता था। तुम इसे कैसे उचित ठहराओगे? यह एक ही बात नहीं है, चेन पिंगान ने पलटकर कहा। अलियांग ने स्पष्टीकरण का इंतजार किया। ओल्ड मैन याओ, वह व्यक्ति जिसने मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया, शायद ही कभी मुझसे बात करने के लिए तैयार होता था। हालांकि 2 अवसर ऐसे थे जब उन्होंने मुझसे बहुत गंभीर तरीके से बात की थी। पहली बार तब था जब मैं भट्टियों में एक प्रशिक्षु बना था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए उनसे सीखना ठीक है, लेकिन अगर मैंने कभी भी सुस्ती बरतने की हिम्मत की तो मैं भट्टियों से दफा हो सकता हूं। दूसरी बार तब था जब मैं उनके साथ पहाड़ों में गया था। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ मिट्टी की तलाश में जा सकता हूं, लेकिन अगर मैंने उनके सामने रोने की हिम्मत की तो वह मुझे फिर कभी पहाड़ों में नहीं ले जाएंगे। उन्हें कारण की परवाह नहीं थी, भले ही वह इसलिए हो क्योंकि मेरा पैर टूट गया हो या कुछ और। इसका किसी चीज से क्या लेना देना है? तुम वास्तव में क्या कहना चाह रहे हो, चेन पिंगान? अलियांग ने अपनी आंखें घुमाईं। चेन पिंगान ठहाका मारकर हंसा और कहा, मैं बस मजाक कर रहा हूं। धाकड़ इमारत ही सही। अलियांग अचानक मुड़ा और पूछा, क्या तुम तलवारबाजी सीखना चाहते हो? चेन पिंगान ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, फिलहाल नहीं। अलियांग समझदारी से मुस्कुराया और अनुमान लगाया, तुम विचलित होने से डर रहे हो? तुम्हें डर है कि यह तुम्हारी मुक्केबाजी तकनीक के अभ्यास को प्रभावित करेगा? चेन पिंगान ने आह भरी और सहमति में सिर हिलाया। अलियांग अच्छी तरह जानता था कि चेन पिंगान आह क्यों भर रहा था। गो टेबल माउंटेन में अजगरों के साथ उनकी लड़ाई के दौरान युवा लड़के ने ज़ूलू को बचाने और सफेद अजगर के हमले को रोकने के लिए अपनी सारी संचित प्रगति खर्च कर दी थी। चलने के ध्यान पर इतनी मेहनत करने के बाद चेन पिंगान ने अंततः माउंटेन शेकिंग फिस्ट के साथ कुछ मामूली प्रगति की थी। हालांकि उसके कार्यों ने उसे तुरंत वापस शुरुआती बिंदु पर भेज दिया था। यह एक गरीब व्यक्ति के समान था जिसके पास थोड़ी सी बचत थी और उसने अचानक फिर से सब कुछ खो दिया। एक नंगे घर में एक दयनीय जीवन की ओर लौट आया जो हवा या बारिश को नहीं रोक सकता था। किसी भी स्थिति में चलने का ध्यान कुछ ऐसा था जो उसके शरीर को मजबूत कर सकता था। साथ ही यह कुछ ऐसा भी था जिसका चेन पिंगान को अपने जीवन को बढ़ाने के लिए आवश्यकता के कारण अभ्यास करना पड़ता था। इस बीच खड़े होने का ध्यान कुछ ऐसा था जो उसकी आत्मा को पोषित कर सकता था। अजगरों के साथ अपनी लड़ाई के दौरान कुछ प्रगति करने के बाद चेन पिंगान जूहे के साथ अपने अभ्यास मैच का लाभ उठाने और उन 3 एक्यू पॉइंट्स का सटीक पता लगाने में सक्षम था जिनमें तलवार की क्यूई छिपी हुई थी। इसने फिर उसे उसके अभी के कार्यों के लिए तैयार किया। क्या तुम दुखी हो कि तुमने ऐसा शक्तिशाली और संभावित रूप से जीवन रक्षक ट्रम्प कार्ड खो दिया है? अलियांग ने चिढ़ाने वाले स्वर में पूछा। बिल्कुल नहीं, चेन पिंगान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। मैं अंततः वह सब कुछ बाहर निकालने में सक्षम था जो मेरे अंदर दबा हुआ था। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। मुझे इसके बारे में बताओ, अलियांग ने मुस्कान के साथ कहा। चेन पिंगान ने आगे देखा और कहा, मैं दूसरे लोगों के साथ तर्क करने के लिए तैयार हूं और मैं दूसरों को अपने तर्क सुनने के लिए मनाने में भी सक्षम हूं। इस तरह की भावना अद्भुत है। अतीत में मैंने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। अधिक सटीक रूप से यह मेरे जीवन को बढ़ाने के लिए था। अब हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी नज़र और भी दूर और ऊंची डाल सकता हूं। कछुए गो टेबल माउंटेन के मूल निवासी थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से पहाड़ी रास्तों से बहुत परिचित थे। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों को पार करने की उनकी क्षमता गधों और खच्चरों से कहीं बेहतर थी, इसलिए उन्हें गो टेबल माउंटेन के बाहरी इलाके में पहुंचने में बहुत समय नहीं लगा। यदि वे पोस्ट रोड
पोस्ट रोड का उपयोग करते और 10 किलोमीटर और दक्षिण की ओर बढ़ते तो वे रेड कैंडल टाउन पहुंच जाते। भले ही ज्वेल स्मॉल वर्ल्ड के अचानक गिरने के कारण यह पोस्ट रोड बाधित और आंशिक रूप से कटा हुआ था, फिर भी चेन पिंगन और अन्य लोगों ने अत्यधिक सावधानी के कारण इसका उपयोग न करने का फैसला किया। वे नहीं चाहते थे कि 3 विशाल कछुए शिकारियों, लकड़हारों या व्यापारियों को चौंका दें। चेन पिंगान और अन्य लोगों ने एक छोटे पहाड़ की चोटी पर विश्राम किया। ली हुआई प्रत्याशा में चारों ओर देखने लगा। भले ही वह युवा पहाड़ के स्वामी से नफरत करता था, लेकिन लायंग ने कहा था कि वह खैरात का खजाना, ट्रेजर पगोड़ा, खजानों से भरा था, प्रत्येक के लिए एक। ली हुआई एक खजाना पाने के लिए बेहद उत्सुक था और वह सोच रहा था कि भविष्य में जब वह अपनी बहन ली लियो से दोबारा मिलेगा तो वह उसे कैसे दिखाएगा। वेइबो वादे के अनुसार जल्दी ही पहुंच गया। उसने इस बार पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करने की अपनी रहस्यमयी शक्ति का उपयोग नहीं किया, इसके बजाय वह अपने सफेद वस्त्रों को हवा में लहराते हुए और अपनी बड़ी आस्तीन को 2 भटकते बादलों की तरह फहराते हुए पहाड़ पर चढ़ गया। यहां तक कि ली बेओपिंग की दासी ज़हूलू को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि युवा पहाड़ का स्वामी उत्साही और सुंदर होने का जीता जागता उदाहरण था। सुंदर पहाड़ के स्वामी के पीछे अलियांग का सफेद गधा और ली परिवार का घोड़ा था। न केवल उन्होंने सभी के साथ तालमेल बिठाया था, बल्कि गधा और घोड़ा थके हुए भी नहीं दिख रहे थे। वेइबो ने संभवतः किसी प्रकार की रहस्यमय क्षमता का उपयोग किया था। अलियांग के सामने पहुंचकर वेइबो, जो भगवान जाने कितने 100 साल का था, उसने पहले झुककर अलियांग को सम्मान दिया। अलियांग ने भी स्वीकृति में सिर हिलाया। इस क्षण वह चतुर पहाड़ का स्वामी और लापरवाह तलवारबाज आश्चर्यजनक रूप से एक ही जैसी भावना दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे एक ही महान ग्रेट दाव का पीछा करने वाले साथी हों। वेइबो ने वह चमकीला लाल लकड़ी का डिब्बा अलियांग को सौंप दिया और ली हुआई जल्दी से उस डिब्बे को सहलाने के लिए दौड़ पड़ा, जो किसी अज्ञात लकड़ी से बना था। लकड़ी का डिब्बा छूने में गर्म था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह ड्रैगन राइडिंग एली की कपड़े की दुकान के सबसे मूल्यवान रेशम साटन पर अपना हाथ फेर रहा हो। वह पिछले साल के अंत में अपनी मां और बहन के साथ कपड़े सिलवाने के लिए एक दुकान पर गया था और फूलों और पक्षियों से सजी एक सुंदर रेशमी चादर को चुपके से छूने के बाद गुस्से में लाल दुकान के मालिक ने उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया था। ली हुआई ने ऊपर देखा और पूछा, अलियांग, चलो एक बात पर चर्चा करते हैं। खजाने को बांटने के बाद क्या तुम यह लकड़ी का डिब्बा मुझे दे सकते हो? और तुम खुद को समझते क्या हो? अलियांग ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हारी मेरी बहन से शादी के बाद मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारा साला बन जाऊंगा। ली हुआई ने गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया। अलियांग ने उसके सिर पर एक थप्पड़ मारा और कहा, तो मुझे बड़ा भाई बुलाओ। सच तो यह है कि मैं अब साला नहीं बनना चाहता, छोटे लड़के ने अचानक कहा। वे दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से कुछ होते हैं। अलियांग वेइबो की ओर मुड़ा और पूछा, क्या यह डिब्बा कीमती है? वेइबो ने आत्मोपहास में मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह बहुत बुरा नहीं है। यह नाजुक पीले आबनूस येलो एबनी से बना है और कुछ वर्षों तक मिट्टी में दबे रहने के बाद यह और अधिक सुगंधित हो गया है। इसका रंग भी पीले से लाल हो गया है। मैं इसे बहुत कीमती तो नहीं कहूंगा, लेकिन यह वास्तव में काफी दुर्लभ है। अलियांग ने उस उम्मीद भरे छोटे लड़के की ओर देखा और कहा, चूंकि यह कीमती नहीं है, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे सकता हूं। ली हुआई उत्साह में अलियांग के हाथों से डिब्बा छीनने ही वाला था। हालांकि उसके सिर पर फिर से थप्पड़ पड़ा और अलियांग ने डांटा, क्या तुम सारा खजाना अकेले ही हड़प लेना चाहते हो? अलियांग ने चारों ओर देखा और फिर हाथ हिलाकर सबको पास आने का इशारा किया। फिर वह नीचे झुका और लंबा लकड़ी का डिब्बा खोला और चिल्लाया, चेन पिंगान, लिटिल बाओपिंग, लिन शॉय, झूहे, झूलू, यहां आओ। लूट का माल बांटने का समय आ गया है। जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। केवल एक नियम है, तुम्हें डिब्बे में से केवल एक खजाना लेने की अनुमति है और अपनी पसंद चुनने के बाद तुम उसे बदल नहीं सकते। चेन पिंगान ने युवा पहाड़ के स्वामी की ओर देखा। वेइबो ने उसकी नजर को पहचान लिया और उसने कोमल लेकिन हैरान आवाज में पूछा, क्या तुम इस भाग्यशाली अवसर के लिए नहीं लड़ोगे? मैं उन्हें पहले चुनने दूंगा, चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। संयोग से चेन पिंगान के पास कुछ ऐसा था जिस पर वह युवा पहाड़ के स्वामी के साथ चर्चा करना चाहता था। यह इस बारे में था कि काला अजगर डाउनट्रोडन माउंटेन
में कैसे बसेगा और वेईबो के इस क्षेत्र को छोड़ने और ड्रैगन स्प्रिंग काउंटी के लिए प्रस्थान करने के बाद की स्थिति क्या होगी। बांस के जंगल से लौटते समय अलियांग ने उसे औपचारिक पहाड़ के देवताओं और नदी के देवताओं के बारे में बताया था और कैसे वे अपनी आधिकारिक तौर पर निर्धारित सीमाओं को अपनी इच्छानुसार नहीं छोड़ सकते थे। यह वैसा ही था जैसे कई साम्राज्यों और राष्ट्रों ने जागीरदारों का आपस में न मिलना का नियम लगाया था। यदि यह नियम तोड़ा जाता तो अपराधी देवताओं को अलग अलग गंभीरता के दंड का सामना करना पड़ता। निचले स्तर पर उन्हें शाही दरबार द्वारा फटकार लगाई जाती और उनके धूपर्पण इंसेंस ऑफरिंग्स कम कर दिए जाते। अधिक गंभीर स्तर पर उनका देवतापद कम कर दिया जाता और उन्हें एक निर्धारित वर्षों तक कोई धूपर्पण प्राप्त नहीं होता। इतिहास में कुछ पहाड़ी देवताओं और नदी देवताओं को और भी भयानक परिणाम भुगतने पड़े थे। उनकी मूर्तियां मंदिरों से हटा दी गईं और उनके पद से खींच ली गईं, जिसके बाद कानून प्रवर्तन अधिकारी दूसरों को चेतावनी देने के लिए उन्हें डंडों से पीटते थे। कभी कभी स्थानीय अधिकारी व्यक्तिगत रूप से मूर्तियों को कोड़े मारते थे। वास्तव में कुछ स्थानीय अधिकारी तो सैनिकों को हथौड़ों से मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े करने का आदेश तक दे देते थे। इस प्रकार की सजा सभी साम्राज्यों और राष्ट्रों में आम थी। इसलिए भले ही चेन पिंगान वेईबो की सद्भावना को स्वीकार करने के लिए तैयार था, जहां वह व्यक्तिगत रूप से काले अजगर को डाउन ट्रोडन माउंटेन लाएगा और उसके लिए साहस बांस करेज बैम्बू से एक इमारत भी बनाएगा, वह निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि वेईबो को इसके कारण गंभीर सजा भुगतनी पड़े। वास्तव में चेन पिंगान अभी भी देवताओं और अर्पण साम्राज्यों और फेंग शुई के आसपास की स्थिति को मुश्किल से समझ पा रहा था। इसका एक कारण यह था कि अलियांग हमेशा विषयों के बीच कूदना पसंद करता था, जिससे उसका स्पष्टीकरण अत्यंत जटिल और भ्रमित करने वाला हो जाता था। अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए अलियांग कभी कभी सबसे सरल चीजों को समझाने के लिए सबसे कठिन शब्दों और गहरे तर्क का उपयोग करता था। अंत में यह ली बाओपिंग के उदाहरण के कारण ही था कि चेन पिंगान स्थिति को समझने में सक्षम हुआ। छोटी लड़की ने कहा था कि धूपर्पण और भाग्य बिल्कुल उनके छोटे शहर के बाहर ड्रैगन विस्कर क्रीक की स्थिति की तरह है। यह क्षेत्र में पानी का एकमात्र स्रोत था, इसलिए अपनी फसल उगाने और पैदावार बढ़ाने के लिए आसपास के आम लोग पानी के लिए जी जान से लड़ते थे। लगभग हर साल बड़े पैमाने पर झगड़े होते थे। लिटिल बाओपिंग चेन पिंगान की ओर दौड़ी और उत्सुकता से पूछा, जूनियर चाचा, आप खजाना चुनने क्यों नहीं जा रहे हैं? देखो, लिन शॉय जैसा व्यक्ति भी अपनी पसंद बनाने के लिए दौड़ रहा है, और ली हुआई तो अपना सिर खजाने के बक्से में घुसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं अंत में चुनूंगा, चेन पिंगान ने लापरवाही से जवाब दिया। चिंता मत करो जूनियर चाचा, मैं आपके लिए एक खजाना चुनूंगी, लिटिल बाओपिंग ने कहा और वापस दौड़ गई। चेन पिंगान बोलने ही वाला था, लेकिन चमकीले लाल जैकेट वाली वह छोटी लड़की पहले ही अलियांग के पास पहुंच चुकी थी। उसने एक हाथ से ली हुआई का सिर और दूसरे हाथ से लिन शॉय का कंधा धकेल दिया। ली बाओपिंग, तुम मुझे परेशान कर रही हो, ली हुआई दुख में चिल्लाया। लिटिल बाओपिंग ने उसकी ओर देखा और धार्मिक लहजे में कहा, मैं जूनियर चाचा के लिए खजाना चुन रही हूं। बांस की किताब रखने वाली अलमारी बुककेस के बारे में सोचते हुए, जो उसे अभी तक नहीं मिली थी, ली हुआई केवल आह भरकर कह सका, ठीक है, फिर तुम ही चुनो। लिन शॉय को धकेले जाने पर कोई झुंझलाहट नहीं हुई और उसने खजाने के डिब्बे के अंदर एक झुर्रीदार और पीली प्राचीन पुस्तक की ओर इशारा किया। यह पुस्तक एक पतले सुनहरे धागे से बंधी थी और जिस तरह से उसे डिब्बे में रखा गया था, वे उसका शीर्षक देख सकते थे जो सील स्क्रिप्ट में लिखा गया था। मैं यह ताओवादी पुस्तक चुनूंगा, रिसाइट अटॉप क्लाउड्स स्क्रिप्चर। मुझे बस यही चाहिए और मैं तुम लोगों के साथ अन्य खजानों के लिए नहीं लड़ूंगा। ली हुआई आगे झुका और उसने गर्दन घुमाकर ली बाओपिंग के पार देखने की कोशिश की। उसने खजानों पर एक नजर डाली और पूछा, शॉय, तुमने वह सेब क्यों नहीं चुनी? देखो यह कितनी सुंदर है। अगर मैं होता तो मैंने निश्चित रूप से साबर ही चुनी होती। लिन शॉय को उस साबर से अपनी नजरें हटाने के लिए बहुत इच्छाशक्ति की आवश्यकता पड़ी, जिसने खजाने के डिब्बे में सबसे अधिक जगह घेर रखी थी। मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त नहीं हूं और मुझे तलवारें और साबर चलाना भी पसंद नहीं है, उसने धीरे से उत्तर दिया। लिन शॉय को अपनी पसंद से न हटने पर अड़ा देख ली हुआई ली बाओपिंग की ओर मुड़ा और उसे प्रोत्साहित किया, यह साबर स्पष्ट रूप से बेजोड़ तीक्ष्णता वाला एक दिव्य हथियार है। मुझे लगता है कि यह आयरन लॉकवेल के ऊपर लटकी जंजीरों को भी काट सकता है।
ली बाओपिंग, तुम्हें सच में यह सर्वोच्च खजाना नहीं चाहिए? वैसे भी, क्या तुम्हारे जूनियर चाचा को नए हथियार की जरूरत नहीं है? मुझे लगता है कि यह साबर उनके लिए एक अच्छा मेल होगी। एक कदम पीछे हटकर सोचो कि वह कितने प्रभावशाली लगेंगे यदि वह पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाते समय पेड़ों और झाड़ियों को काटने के लिए इस साबर का उपयोग करें। यह एक टूटी हुई कुल्हाड़ी का उपयोग करने से तो निश्चित रूप से बेहतर होगा, है ना? वह पतली साबर किसी कमरे में छिपी एक परिष्कृत महिला की तरह थी। ब्लेड चुपचाप अपने सफेद म्यान, स्कैबर्ड, के अंदर आराम कर रहा था और उसकी बनावट अद्भुत सुंदर थी। अलियांग मुस्कुराया और नीचे झुककर साबर को म्यान से बाहर निकाला। साबर की शक्ति बेरोक-टोक थी और ऐसा लग रहा था मानो साबर का ब्लेड दुनिया में छोड़ी गई उड़ती हुई सफेद रोशनी की एक किरण हो। साबर पर कोई शब्द नहीं उकेरे गए थे, लेकिन उस पर प्राकृतिक रूप से बनी नस जैसी धारियां थीं, जो ताओवादी अमर संतों द्वारा सावधानीपूर्वक उकेरे गए दिव्य बादल पैटर्न की तरह दिखती थी। अलियांग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपनी उंगली से साबर को हल्के से थपथपाया। उसने जो सुना वह कोई फीकी या धीमी गूंज नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट और मधुर स्वर था। अलियांग ने एक संक्षिप्त क्षण के लिए इसे सुना और फिर सिर हिलाते हुए कहा, बुरा नहीं है। यह संभवतः सबसे निचले दर्जे का ऑस्पिशियस टैलिस्मान है। अलियांग ने साबर को वापस म्यान में रखा और ली बाओपिंग को थमाते हुए मुस्कुराकर कहा, यहाँ, इसे ले लो। यह साबर तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। भविष्य में तुम एक तलवार पालने वाला कद्दू, स्वॉर्ड नर्चरिंग गोड, ढूंढ सकती हो और उसे इस साबर के साथ जोड़ सकती हो। तुम अपनी कमर के एक तरफ साबर और दूसरी तरफ वह कद्दू लटका सकती हो। तुम अपने लिए एक शक्तिशाली घोड़ा और एक सुंदर लाल पोशाक भी पा सकती हो। जब तुम देश भर में सवारी करोगी और सर पर दौड़ते घोड़े पर बैठकर पियोगी, तो कौन सा राहगीर तुम्हें पसंद नहीं करेगा? अलियांग जोर से हंसा और टिप्पणी की, वाकई, ऐसी महिला को कौन पसंद नहीं करेगा? ली बाओपिंग ने चकित होकर भारी साबर स्वीकार कर ली। जू है पास में ही बैठा था और उसकी बेटी झू लू शुरू में पास नहीं आना चाहती थी। उसने तो सुस्त आवाज में यहां तक कह दिया था कि उसे इस अपमानजनक खैरात में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि जू है ने उस पर आंखें तरेरी और फिर उसे जबरदस्ती खींचकर वहां ले आया। यह पहली बार था जब झू लू ने अपने पिता को गुस्सा होते देखा था। वह थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता के पास बैठने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह एक रूखे भाव के साथ उनके पास खड़ी रही। जब ली बाओपिंग अभी भी विस्मय में थी, ली हुआई ने अवसर का लाभ उठाते हुए एक रंगीन कठपुतली, पेंटेड पपेट, को पकड़ लिया जो उत्कृष्ट रूप से बनी थी और देखने में सजीव थी। यह उसका असली लक्ष्य था। लिन शॉई ने सावधानी से वह झुर्रीदार ताओवादी पुस्तक उठाई। उसे अपने हाथों में पकड़कर अंतर्मुखी युवा लड़के के चेहरे पर खुशी की एक दुर्लभ अभिव्यक्ति फैल गई। इस बीच जूहे ने एक पुस्तक और एक कीमियाई गोली, अल्केमिकल पिल, चुनी जो मिट्टी में लिपटी हुई थी। उसने जल्दी से अलियांग की ओर एक स्तब्ध भाव से देखा और अलियांग बस मुस्कुराया और कहा, क्या हुआ? क्या यह संयोग से वही चीज है जिसकी तुम्हारी बेटी को जरूरत है? मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। यदि तुम किसी को धन्यवाद देना चाहते हो तो वेईबो और उस अजगर को धन्यवाद दो जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक इन मूल्यवान खजानों को इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत की, ताकि वे हमें एक अमर संप्रदाय की गुप्त मार्शल आर्ट पुस्तक और ट्रू मार्शल माउंटेन की एक विशेष कीमियाई गोली प्रदान कर सकें। जूहे ने वह गोली पकड़ी और कांपती आवाज में पूछा, सीनियर अलियांग, क्या यह वास्तव में पौराणिक हीरोज गोल पिल है? अलियांग ने उस मदमस्त मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी नजरें और दूर दौड़ाई और उसने देखा कि चेन पिंगान वेईबो के साथ चला आ रहा था। जब वेईबो ने खजाने के डिब्बे में बचा हुआ हल्का सुनहरा बीज और ली बाओपिंग के हाथों में पतली साबर देखी, तो उसका भाव शांत और अविचलित रहा। हालांकि जब उसने दूसरों के हाथों में किताबें और कीमियाई गोलियां देखीं, तो वह खुद को डगमगाने से नहीं रोक सका। उसने अनजाने में अलियांग की ओर देखा। अलियांग ने उसकी नजर को नजरअंदाज कर दिया और चेन पिंगान से मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ यही चीज बची है। हालांकि यह शायद वही है जो तुम्हें मिलता, चाहे तुम कितनी भी जल्दी या देरी से आते। चेन पिंगान मुस्कुराया और नीचे झुककर अकेला हल्का सुनहरा कमल का बीज उठा लिया और उसे अपनी आस्तीन में रख लिया। जूनियर चाचा, मैं आपके साथ इसे बदल लूंगी, लिटिल बाओपिंग ने धीरे से कहा। अलियांग ने कहा कि यह साबर बहुत प्रभावशाली है। छोटी लड़की ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और उसके चेहरे पर पछतावे का भाव फैल गया।
यह स्पष्ट था कि उसे दूसरा वाक्य नहीं बोलना चाहिए था। निश्चित रूप से चेन पिंगान ने उसका सिर थपथपाया और कहा, अगर यह प्रभावशाली है तो तुम्हें इसे रखना चाहिए। तुम्हारे जूनियर चाचा वैसे भी साबर तकनीकों का अभ्यास नहीं करते और पहाड़ों को पार करने के लिए एक कुल्हाड़ी ही काफी है। बिल्कुल। चेन पिंगान एक तलवारबाज है, इसलिए साबर का उपयोग करना बहुत उपयुक्त नहीं होगा, अलियांग ने चिढ़ाया। तो इसीलिए आप अभी भी बांस की साबर का उपयोग कर रहे हैं? चेन पिंगान ने पलटकर जवाब दिया। और तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? अलियांग ने उत्तर दिया। अलियांग, यह लकड़ी का डिब्बा अब मेरा है ना? ली हुआई ने धीरे से पूछा। अलियांग ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें यह डिब्बा क्यों चाहिए? क्या तुम्हारे पास रखने के लिए इतने सारे खजाने और सामान हैं? और तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? ली हुआई ने उसी तरह जवाब दिया जैसे अलियांग ने दिया था। हर किसी को कुछ न कुछ मिला, यहां तक कि युवा पहाड़ के स्वामी वेईबो और काले अजगर को भी। सफेद अजगर के अलावा, जिसे मार दिया गया था और खा लिया गया था, यह कहा जा सकता था कि हर कोई खुश और संतुष्ट था। चेन पिंगान को एक थोड़ा मुरझाया हुआ कमल का बीज मिला था जो अंगूठे जितना बड़ा था। ली बाओपिंग को ऑस्पिशियस टेलिस्मन नामक पतली साबर मिली थी, फिर भी उसके चेहरे पर किसी कारण से उदासी छाई हुई थी। उसने इसे उदासी के साथ अपनी छोटी अलमारी के अंदर रख दिया, हालांकि उसने अपने जूनियर चाचा के सुझाव पर इसे सूती कपड़े के टुकड़े से पूरी तरह लपेट दिया था। साबर पूरी तरह से ढकी हुई थी। इस बीच ली हुआई को एक रंगीन कठपुतली और लकड़ी का डिब्बा मिला था। कठपुतली को अस्थायी रूप से ली बाओपिंग की अलमारी में शरण दी गई थी और इसे अनिच्छा से अंदर रखने से पहले छोटे लड़के ने अपना सीना थपथपाया था और कठपुतली से वादा किया था कि जब उसे अपनी खुद की अलमारी मिल जाएगी तो वह निश्चित रूप से एक अधिक विशाल घर में चली जाएगी। जहां तक लिन शॉय की बात है, उसने रेसाइट ए टॉप क्लाउड्स स्क्रिप्चर पुस्तक अपने पास रखी। इस पुस्तक का शीर्षक अजीब था, फिर भी यह एक प्राचीन स्वाद से भरा हुआ था। भले ही झूलू अनिच्छुक थी, फिर भी उसने अमरगुप्त शास्त्र पर्पल क्यूआई गाइड को स्वीकार कर लिया। जूहे एक प्यासे व्यक्ति के समान था जिसे अंततः पानी मिल गया हो। उसके आमतौर पर गंभीर रहने वाले चेहरे पर एक व्यापक और न छुपने वाली मुस्कान थी। वह इस क्षण खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। अभी ट्रू मार्शल माउंटेन की यह हीरो गैल पिल उसके लिए सोने या चांदी के पहाड़ से भी अधिक कीमती थी। यह एक ऐसी गोली थी जो किसी की आत्मा को तब भी इकट्ठा कर सकती थी जब वह कई अलग अलग एक्यू पॉइंट्स में बिखर गई हो। अंत में यह एक व्यक्ति को हीरो गैल, वीरता का पित्त, विकसित करने में मदद कर सकती थी जहां एक यिन देवता, यिन गॉड, निवास कर सके। जूहे क्यूआई रिफाइनर नहीं था और न ही वह मिलिटेरियन कल्टिवेटर था। हालांकि हीरो गैल पिल दुर्लभ और मूल्यवान थी क्योंकि यह उसके जैसे शुद्ध मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी उपयोगी थी। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए थी जो उसके जैसे फिफ्थ टियर के शिखर स्तर पर रुके हुए थे। हीरो गैल पिल प्राप्त करना लगभग किसी के जीवनकाल को दोगुना करने के बराबर था। पहाड़ के स्वामी के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी रही? अलियांग ने धीरे से पूछा। चेन पिंगान मुस्कुराया और जवाब दिया, काफी अच्छी रही। मैंने चीजों की वह थैली भी उन्हें दे दी। अलियांग ने आश्चर्य से अपनी जीभ थपथपाई और कहा, खैर, तुम निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो टालमटोल करे। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे वह दे दिया, भले ही मैंने केवल बातों बातों में इसका जिक्र किया था। इसके अलावा, अगर हम व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करें तो तुम्हें उनके साथ व्यापार करने के लिए इसे एक लेवरेज के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए था। उन दो अजगरों की संपत्ति के साथ मुझे यकीन है कि काला अजगर कुछ वास्तव में मूल्यवान देने को तैयार हो जाता, चाहे वह कितना भी कंजूस क्यों न हो। किसी को अपने स्वयं के काम से पैदा हुए लाभ को दूसरों के पास नहीं जाने देना चाहिए और वसंत में बोया गया बीज पतझड़ में काटा जाएगा। मैं इन अवधारणाओं को समझता हूं, चेन पिंगान ने जवाब दिया। अलियांग ने सिर हिलाया और उसने अपनी बांस की टोपी को ठीक किया और कहा, हम लगभग रेड कैंडल टाउन पहुंच गए हैं। फिर उसने अपना मुंह पोंछा और बुदबुदाया, ताजा बनी खुबानी के फूल की शराब, एप्रिकॉट ब्लॉसम वाइन और सुंदर मेजबानों वाली सजी हुई नावें। मैं, अलियांग, वापस आ गया हूं। चेन पिंगान को अचानक इस रेड कैंडल टाउन के बारे में एक बुरा एहसास हुआ जिसे अलियांग इतनी शिद्दत से याद कर रहा था। वेईबो ने पहाड़ के नीचे गायब होती आकृतियों को देखते हुए आह भरी। अपने पैर की एक थपथपाहट के साथ वह एक विशाल कछुए की पीठ पर कूद गया, जहां वह पालथी मारकर बैठ गया और दर्जनों किलोमीटर की यात्रा की।
काले अजगर का पेट फूला हुआ था क्योंकि वह दूर से उसका पीछा कर रहा था। भले ही उसका शरीर असहज रूप से सूजा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आभा स्पष्ट रूप से विस्फोटक मात्रा में बढ़ गई थी और आसपास के वातावरण में एक असाधारण भयंकर आभा फैल रही थी। वेइबो अचानक मुस्कुराया और उसने काले अजगर के रास्ते में एक थैली फेंकी। काले अजगर ने सावधानी से अपना सिर नीचे झुकाया और थैली का निरीक्षण किया। यह निर्धारित करने के बाद कि यह हानिरहित थी, वह उस पहाड़ के स्वामी को देखने के लिए मुड़ा जो जंगल के कछुए पर बैठा था। स्वर्गीय सुंदर पहाड़ के स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इसे उस युवा लड़के की ओर से गृह प्रवेश के उपहार के रूप में समझो। 4 पैरों और प्रत्येक पैर पर 4 पंजों वाले काले अजगर ने थोड़ी देर के लिए संकोच किया और अंततः थैली को फाड़ने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल किया। 1 दर्जन या इतने ही स्नेक गॉल पेबल्स, जो चेन पिंगान ने ड्रैगन व्हिस्कर क्रीक से एकत्र किए थे, जमीन पर लुढ़क गए। हालांकि उनकी चमक पहले ही फीकी पड़ चुकी थी और एक नज़र में वे नाले के साधारण पत्थरों से अलग नहीं थे। हालांकि कुछ सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बाद काले अजगर की आंखों में एक जलते हुए उत्साह का भाव दिखाई दिया। साथ ही वह बेचैनी की भावना से भर गया था। उसे डर था कि अगले ही पल उसे निराशा हाथ लगेगी। उसने धीरे से फुफकार मारी और अपनी जीभ थपथपाई, सावधानी से एक पत्थर को अपने मुंह में ले लिया। यह देखकर वेइबो ने जंगल के कछुए को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उन्होंने एक अच्छा रिश्ता विकसित करना शुरू कर दिया है, हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या यह रिश्ता अच्छे अंत पर भी समाप्त होगा, वह अपने आप में बुदबुदाया। थोड़ी देर बाद उसके पीछे काले अजगर ने अपने पंजे मिट्टी में गड़ा दिए और आसमान की ओर देखते हुए एक ऐसी दहाड़ छोड़ी जो पूरे पहाड़ों में गूंज उठी। अनगिनत पक्षियों ने घबराकर अपने पंख फड़फड़ाए और वे भाग गए। यहां तक कि युवा पहाड़ का स्वामी भी थोड़ा ईर्ष्यालु था और उसने खुद से कहा, ज्वेल स्मॉल वर्ल्ड के अलावा मैंने सुना है कि ऐसे खजाने ईस्टर्न ट्रेजर्ड वायल कॉन्टिनेंट से लगभग लुप्त हो चुके हैं। इन पत्थरों को खाने पर सांप और बांड्रैगन परिवारों के जीव असली ड्रैगन हड्डियां और मूंछें विकसित कर सकते हैं। जब वे रेड कैंडल टाउन के पास पहुंचे तो पोस्ट रोड के नीले पत्थरों ब्लूस्टन स्लैब्स पर सफेद गधे के खुरों की स्पष्ट आवाज गूंजी। अलियांग ने गधे की रस्सी नहीं पकड़ी थी, लेकिन गधा फिर भी आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे चल रहा था। इस क्षण अलियांग ने पीछे से आ रही तेज दहाड़ सुनी। वह मुस्कुराया और बोला, देखने से लगता है कि यह वास्तव में उपयोगी था। मैंने सबसे मूल्यवान सांप के पित्त वाला पत्थर, स्नेक गॉल पेबल, अपने पास रख लिया। मैं इसे देने के लिए अनिच्छुक था, चेन पिंगान ने धीरे से स्वीकार किया। अलियांग जोर से हंसा और कहा, तुम कितने कंजूस हो। समूह के अंत में चलते हुए जूहे घोड़े के साथ चले और ली हुआई और लिन शॉई से कुछ दूरी बनाई, फिर अपनी बेटी से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें निश्चित रूप से उस पर्पल क्यूई गाइड का ध्यान रखना होगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो यह तुम्हें 5th टियर तक साधना करने में मदद कर सकता है। यदि तुम उस समय हीरो गैल पिल का उपयोग करती हो तो तुम निश्चित रूप से 6th टियर तक पहुंच सकती हो। युवा लड़की चकित रह गई और उसने पूछा, यदि मैं गोली का उपयोग करूंगी तो आपके बारे में क्या, पिताजी? तुम्हारे पिता अभी भी जवान हैं, जूहे ने हंसते हुए जवाब दिया। अब जब मैंने अपना उत्साह वापस पा लिया है तो शायद मैं अपने आप ही अगले स्तर तक पहुंच जाऊंगा। यदि मैं उसके बाद एक और कदम उठाता हूं तो मैं बुलंद 7th टियर के दृश्यों का गवाह बन पाऊंगा। तुम्हारे पिता अब इसके बारे में सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। अंततः युवा लड़की के चेहरे पर छाई निराशा की जगह एक मुस्कान आ गई और उसने चिढ़ाते हुए कहा, अभी भी जवान है? पिताजी, तो जब हम रेड कैंडल टाउन पहुंचे तो आप अपने लिए एक युवा पत्नी क्यों नहीं ढूंढ लेते? चिंता मत करो, मैं आपको नहीं रोकूंगी। जूहे के चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया और उसने अपनी बेटी की ओर देखते हुए उसे डांटा, क्या बकवास है। जूलू ने एक पल के लिए विचार किया और सुझाव दिया, पिताजी, मुझे लगता है कि आपको वह गोली अपने पास रखनी चाहिए। मैं अभी केवल 2nd टियर के शिखर स्तर पर हूं, इसलिए मैं 5th टियर तक पहुंचने से अभी बहुत दूर हूं। जूहे जोर से हंसा और जवाब दिया, ठीक है, तो मैं इसे फिलहाल अपने पास रखूंगा। मैं इसे भविष्य के लिए तुम्हारे दहेज के रूप में मानूंगा। जैसे किसी के बारे में सोचते हुए जूलू का चेहरा तुरंत चमकीला लाल हो गया। जूहे बहुत अच्छे मूड में था और उसने आत्मविश्वास और गर्व के साथ टिप्पणी की, जब हम भविष्य में ग्रेट ली एम्पायर की राजधानी पहुंचेंगे तो देखते हैं कि किस नेक सज्जन का भाग्य मेरी बेटी से शादी करने का होता है।
जूलू ने शर्मिंदगी में अपने पैर पटके और चिल्लाई, पिताजी। जूहे ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और कहा, ठीक है, मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। शाम की हल्की चमक से रोशन पोस्ट रोड पर चलते हुए अलियांग अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ा रहा और अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए दूर रेड कैंडल टाउन की धुंधली रूपरेखा को देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी खूबसूरत महिला को देख रहा हो जो सराय में नशे में लेटी हो। चेन पिंगान, पहले एक बात पर सहमत होते हैं। तुम्हें मुझे एक सोने का बिस्किट, गोल्ड इंगॉट, उधार देना होगा, उसने जल्दी से कहा। चेन पिंगान ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उसने थोड़े भ्रम में पूछा, अलियांग, आप भी पैसे की कमी से जूझ रहे हैं? अलियांग मुस्कुराया और जवाब दिया, तुम इसे नहीं समझते, है ना? जब दुनिया भर में घूमते हैं तो जो लोग पैसा उधार देते हैं वे मूर्ख होते हैं, जबकि जो लोग पैसा उधार लेते हैं वे बॉस होते हैं। हमारी यात्रा के दौरान ली हुआई और झूलू जैसे बच्चों ने मुझे छोटा समझा है और मुझ पर नाकभौ सिकोड़ी है। इसलिए मुझे खुद को खुश करने के लिए बॉस होने का रोमांचक अनुभव तो लेना ही होगा। तो मैं आपको एक सोने का बिस्किट मुफ्त में दे दूंगा, चेन पिंगान ने झुंझलाहट में कहा। उधार नहीं, बल्कि मुफ्त में दे दूंगा। अलियांग ने उसके कंधे पर थप्पड़ मारा और हंसते हुए कहा, सौदा पक्का। एक सोने का बिस्किट मुफ्त में। अलियांग ने आगे देखा और अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कंजूस व्यक्ति से मुफ्त में सोने का बिस्किट प्राप्त करना। निश्चित रूप से मैं एक भयंकर और प्रभावशाली व्यक्ति हूं। चेन पिंगान को यह सुनकर अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने चुपचाप उस शहर को देखा जिसके वे करीब और करीब पहुंच रहे थे। एक हलचल भरे शहर की जानी पहचानी गंध और आवाज पहाड़ों की गंध और बहती नदियों की आवाज की जगह लेने लगी। चेन पिंगान मुड़ा और ली बाओपिंग से कहा, जब हम शहर पहुंचेंगे तो देखते हैं कि यात्रा के लिए आवश्यक सारा भोजन और सामान खरीदने के बाद क्या हम तुम्हारे लिए कुछ टंगुलू पा सकते हैं। ली बाओपिंग खुशी से झूम उठी और उसने अपनी छोटी हरी अलमारी को हल्के से ऊपर नीचे उछालते हुए खुशी से कहा, जूनियर चाचा, चलिए तांगहुलू की 2 छोटी छड़ें खरीदते हैं। छोटी वाली ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। एक लेखक ने साले के लिए 2 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है और छोटा लड़का वास्तव में उन 2 में से एक का जिक्र कर रहा है। हालांकि हिंदी में ऐसा कोई अंतर नहीं है। 2 चीनी पात्रों को लिखने की एक प्राचीन शैली। 3 खैरात का भोजन या शाब्दिक रूप से तिरस्कार में दिया गया भोजन एक प्राचीन चीनी कहानी को संदर्भित करता है जहां अकाल से पीड़ित किसी व्यक्ति ने तिरस्कार में दिए जा रहे भोजन को खाने से इनकार कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी। रेड कैंडल टाउन एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था और चेन पिंगन और अन्य लोगों को उत्तरी गेट से कस्बे में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। हालांकि उन्हें जल्दी ही परेशानी का सामना करना पड़ा। गेट पर तैनात सशस्त्र सैनिकों ने उनसे कहा कि यदि वे प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें पहचान पत्र और यात्रा दस्तावेज दिखाने होंगे। यह सुनकर चेन पिंगान हतप्रभ रह गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पहचान पत्र और यात्रा दस्तावेज क्या होते हैं। अलियांग को कुछ समय पहले ही चेन पिंगान से सोने का एक बिस्किट मिला था और वह मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों से एक मुड़ा-तुड़ा दस्तावेज निकाल रहा था। निरीक्षण पास करने के बाद अलियांग ने सफेद गधे को भी वहीं छोड़ दिया और अकेले ही शान से कस्बे में चला गया। जब वह कस्बे के गेट पर पहुंचा तो वह अपने हैरान साथियों को अलविदा कहना नहीं भूला। इसके कारण ली हुआई ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया और कहा कि वह सफेद गधे को मार डालेगा। अलियांग कस्बे में जाते समय जोर जोर से हंसा। जूही पूरी तरह से असमंजस में था। छोटे शहर को छोड़ने से पहले कबीले के मुखिया ने उसके साथ इन मामलों पर चर्चा नहीं की थी। वास्तव में जूहे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इस अर्थ में वह चेन पिंगान से बेहतर नहीं था। जहां तक जंगल के रास्ते यात्रा करने और शिविर लगाने की बात थी, वह उस गरीब युवा लड़के से भी कमतर था। तभी अचानक जूहे के मन में एक विचार आया और उसे याद आया कि कभी-कभी पैसा दूसरों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। यह शायद सभी जगहों पर एक जैसा ही था। इसे ध्यान में रखते हुए उसने गुप्त रूप से गेट की रखवाली करने वाले एक सैनिक को कुछ चांदी के सिक्के देने की कोशिश की। हालांकि उसे आश्चर्य तब हुआ जब उस युवा और मजबूत सैनिक ने तुरंत अपनी भाला उसकी छाती की ओर तान दिया और गुस्से में उसे डांटा। यहां तक कि आमतौर पर शांत स्वभाव वाले जूहे को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। वह 5th टियर का एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए यदि वह सेना में शामिल होता
तो उसके लिए एक मध्यम स्तर का जनरल बनना पूरी तरह संभव था। हालांकि जैसे ही जू हे सैनिक के साथ बहस शुरू करने वाला था, जूलू ने धीरे से उसका हाथ खींचा और चुपचाप उसे याद दिलाया, पिताजी, ग्रेट ली एम्पायर की सेना के सैन्य कानून अत्यंत स्पष्ट हैं। इसके अलावा ये नियम इस मायने में अजीब हैं कि यहाँ सजा या तो बहुत हल्की होती है या बहुत गंभीर। इसलिए इन सैनिकों के साथ बहस करना अच्छा विचार नहीं है, अन्यथा हम जैसे आम लोगों की स्थिति खराब हो जाएगी। जू हे ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अंततः सैनिकों के साथ बहस न करने का फैसला किया। जूलू ने उसे धीमी आवाज में सांत्वना दी, पिताजी, भविष्य में कबीले के मुखिया से आपके लिए एक आधिकारिक पद खोजने के लिए कहेंगे। इस पद और आपके कल्टीवेशन बेस के साथ मुझे यकीन है कि आप कुछ ही समय में अपना नाम बना लेंगे। जब वह दिन आएगा तो क्या आपको इस तरह अपना गुस्सा पीना पड़ेगा? जू हे ने समझदारी में सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। फिर उसने सैनिकों की ओर मुड़कर देखा और व्यंग्य किया, तो वह कहावत वास्तव में सच है, यमराज से मिलना आसान है, लेकिन उनके कारिंदों और गुर्गों से निपटना बेहद मुश्किल है। सबकी नजरें स्वाभाविक रूप से चेन पिंगान की ओर मुड़ गईं। चेन पिंगान ने एक पल के लिए विचार किया और फिर धीरे से कहा, यदि बात बिगड़ती है तो हम केवल रेड कैंडल टाउन के चारों ओर से चक्कर लगाने और आज रात बाहर शिविर लगाने का विकल्प चुन सकते हैं। हम अपने लिए आवश्यक भोजन और सामान खरीदने के लिए कुछ लोगों को काम पर भी रख सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम कस्बे के अंदर गोदी डॉक तक नहीं पहुंच पाएंगे। इससे हमें अपनी मूल योजनाओं को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर रिवर से 100 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करने के बजाय हमें पैदल ही अपनी मंजिल तक जाना होगा। यह नाव लेने की तुलना में कहीं अधिक थकाने वाला होगा और हमें अधिक दूरी भी तय करनी होगी। ठीक इसी समय नीले आधिकारिक कपड़ों में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कस्बे के गेट से तेजी से बाहर निकला और उसने चेन पिंगान और अन्य लोगों को ध्यान से देखा। अंत में उसने जू हे की ओर देखा और अभिवादन में अपने हाथ जोड़े और पूछा, मैं चेंगशेंग हूँ, रेड कैंडल टाउन के पिलो रिले स्टेशन का वर्तमान रिले स्टेशन डिप्टी। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप ड्रैगन स्प्रिंग काउंटी से मिस्टर जू हे हैं? जू हे चुप रहा और उसके चेहरे पर एक सतर्क भाव था। स्वयं को रिले स्टेशन डिप्टी बताने वाले व्यक्ति ने ठहाका लगाया और समझाया, आपके कबीले के नेता ने एक पत्र लिखा था और सीधे हमारे काउंटी मजिस्ट्रेट को भेजा था। उन्होंने आपकी योजनाओं और यात्रा कार्यक्रम की रूपरेखा बताई थी और हमारे काउंटी मजिस्ट्रेट से एक अच्छे मेजबान बनने और अपनी पूरी क्षमता से आपकी मदद करने के लिए कहा था। इसके अलावा आपके परिवार और दोस्तों के अन्य पत्र भी पिलो रिले स्टेशन पर पहुंच गए हैं। मैंने विशेष रूप से 10 दिन पहले आपके समूह के ठहरने के लिए एक जगह का आयोजन किया था और मैं केवल यह गारंटी दे सकता हूं कि यह अपेक्षाकृत साफ सुथरी है। हालांकि मैं यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि यह रहने के लिए एक शानदार जगह है। कृपया मुझे इसके लिए क्षमा करें और कृपया काउंटी मजिस्ट्रेट से इसकी शिकायत न करें। अन्यथा यदि वे अप्रसन्न हो गए तो मुझे डर है कि कल मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। रिले स्टेशन डिप्टी को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, यदि मिस्टर जू को मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं तुरंत रिले विश्राम गृह से किसी को बुला सकता हूं। यह व्यक्ति ड्रैगन स्प्रिंग काउंटी की फॉर्च्यून स्ट्रीट से है और उसने यह भी कहा कि उसने पहले भट्टा पर्यवेक्षण अधिकारी के लिए काम किया है। वास्तव में राजधानी से आए पत्रों में से एक वह व्यक्तिगत रूप से लाया था और उसने कहा कि उसे यह पत्र व्यक्तिगत रूप से लिन शॉय नाम के एक युवा मास्टर को सौंपना है। लिन शॉय एक धनी कुलीन वंशज के गर्वपूर्ण भाव के साथ आगे बढ़ा और उसने पूछा, मैं ड्रैगन स्प्रिंग काउंटी से लिन शॉय हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं, रिले स्टेशन डिप्टी, उस व्यक्ति का नाम क्या है? दासी झूलू थोड़ी स्तब्ध रह गई। इस क्षण लिन शॉय उसकी यादों वाले शांत और अलग रहने वाले युवा लड़के से पूरी तरह अलग दिखाई दे रहा था। ली बेओपिंग और ली हुआई ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। रिले स्टेशन डिप्टी की आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अगर मुझे सही याद है तो उसका नाम तांग शटू होना चाहिए। वह लगभग 40 वर्ष का है और वह ग्रेट ली एम्पायर की आधिकारिक बोली में बहुत कुशल नहीं है। हाँ, उसे शराब पीना बहुत पसंद है, लेकिन शराब पीने के बाद उसका गुस्सा। लिन शॉय ने सिर हिलाया और फिर सहजता से पूछा, क्या आप पिछले कुछ दिनों से दक्षिणी गेट पर हमारा इंतजार कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हालांकि मैं हाँ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं वास्तव में इतना बेशर्म नहीं हूं।
सच तो यह है कि पिलो रिले स्टेशन रेड कैंडल टाउन के उत्तर में स्थित है और यहां से कुछ ही दूर एक दूसरे छोटे शहर के पास पहाड़ की चोटी पर एक बीकॉन टावर है। वहां के अधिकारी के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, इसलिए मैंने उनसे मेरे लिए पास की रिले रोड पर नजर रखने के लिए कहा था। जैसे ही उन्होंने यंग मास्टर लिन और मिस्टर जू को गुजरते देखा, उन्होंने अपने एक अधीनस्थ को कस्बे में भेज दिया ताकि वह मुझे सूचित कर सके। लिन शॉई के चेहरे पर समझ का भाव फैल गया। उसने और कुछ नहीं कहा और वह चेन पिंगान की ओर मुड़ा। चेन पिंगान ने उसे सिर हिलाकर संकेत दिया। जू हे मुस्कुराया और रिले स्टेशन डिप्टी को धन्यवाद देते हुए कहा, हमारे लिए इतनी परेशानी उठाने के लिए धन्यवाद, लॉर्ड चेंग। चेंग शेंग ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और कहा, कृपया मुझे लॉर्ड न कहें। मैं केवल एक अधीनस्थ हूं जो कुलीनों और अन्य सम्मानित अतिथियों की सेवा के लिए जिम्मेदार है। मैं वास्तव में इतने ऊंचे खिताब के योग्य नहीं हूं। ठीक है, अब बातें बहुत हो गईं। मैं पहले गैरिसन सोल्जर्स को सूचित करूंगा और मुझे यकीन है कि वे आपको कुछ ही समय में हमारे कस्बे में प्रवेश करने देंगे। रिले स्टेशन डिप्टी का पद ग्रेट ली एम्पायर के शाही दरबार के अधीनस्थ था, लेकिन इसे शाही दरबार का आधिकारिक पद नहीं माना जा सकता था। ये पद निचले स्तर के थे और उनके और शाही दरबार के अधिकारियों के बीच एक बड़ी खाई थी। ज्यादा समय नहीं बीता जब चेंग शेंग उन्हें कस्बे के गेट तक ले गया। हालांकि सैनिकों ने उन्हें जाने दिया, लेकिन उनके चेहरों के हाव भाव अभी भी गंभीर और अमित्र बने रहे। चेंग शेंग कस्बे की दीवार के ठंडे गेट से पहले बाहर निकला और वह जू हे की ओर मुड़ा और धीमी आवाज में समझाया, गैरिसन सैनिक सभी अग्रिम मोर्चों फ्रंट लाइन्स के सेवानिवृत्त सैनिक हैं। उनकी क्षमताएं मध्यम हैं, लेकिन वे वास्तव में जिद्दी और अडिग लोग हैं। कभी कभी काउंटी मजिस्ट्रेट भी उनसे निपटने में असमर्थ होते हैं। मिस्टर जू, कृपया उनके कार्यों का बुरा न माने। भले ही जू हे बहुत यात्रा करने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह कम से कम अपरिचित लोगों के साथ गहरी बातचीत न करने की धारणा को समझता था। इसलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वे एक ठंडी दुकान के पास से गुजरे जहां युवा और मजबूत पुरुष लगातार अंदर बाहर आ जा रहे थे। समय समय पर दुकान के अंदर सफेद रोशनी की चमक भी दिखाई देती थी। ली हुआई की आंखें इस दुकान की ओर खिंच गईं, इतनी अधिक कि उसने एक और कदम आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जू हे भी अपनी नजरें उधर जाने से नहीं रोक सका। हालांकि उसकी दिलचस्पी जल्दी ही खत्म हो गई। यह हथियारों की दुकान है जो तलवारों और सेबर्स में विशेषज्ञता रखती है, चेंग शेंग ने समझाया। अन्य हथियारों के मामले में वे कभी कभी कुछ और भी बेचते हैं। क्या सरकार को इसकी परवाह नहीं है? क्या उन्हें आम लोगों के हथियार चलाने और आपस में लड़ने का डर नहीं है? लिन शॉई ने उत्सुकता से पूछा। रिले स्टेशन डिप्टी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सरकार इन चीजों की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करती है। हालांकि यदि वास्तव में संघर्ष होता है तो सरकार इसे पूरी गंभीरता से लेती है। यदि पर्याप्त अधिकारी और सैनिक नहीं होंगे तो काउंटी मजिस्ट्रेट मदद के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के सभी संप्रदायों सेक्ट्स को बुलाएंगे। ग्रेट ली एम्पायर में मार्शल आर्ट्स बहुत मुख्य धारा में थी और यहां ऐसे कई साहसी लोग थे जो अपनी तलवारों या साबर के साथ यात्रा करते थे। वहां अति आत्मविश्वासी शहर के बदमाश भी थे और कुलीन वंशज भी जो न्याय के लिए लड़ते थे। भले ही शाही दरबार ने हथियारों की सभी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जब कम गुणवत्ता वाले ब्लेड की बिक्री की बात आती थी तो वे काफी ढीले थे। अंततः यह सब स्थानीय अधिकारियों के रवैये पर निर्भर था। यदि अधिकारी विद्वान लोग होते तो वे इस कानून को सख्त तरीके से लागू करते। हालांकि यदि वे मार्शल आर्टिस्ट होते जो अग्रिम मोर्चों पर रहे थे तो वे अक्सर हथियारों की बिक्री की अनदेखी कर देते थे। बेशक शक्तिशाली धनुष, उच्च गुणवत्ता वाले कवच आदि का व्यापार सभी स्थानों पर सख्त वर्जित था। रेड कैंडल टाउन में वह सब कुछ था जिसकी कोई इच्छा कर सकता था, बीकन टावर, रिले स्टेशन, बाजार, सराय, थिएटर आदि। यह एक हलचल भरा कस्बा था जिसकी सड़कें लोगों से भरी हुई थी। उस छोटे से शहर की तुलना में जहां से चेन पिंगान और अन्य लोग आए थे, रेड कैंडल टाउन कहीं अधिक जीवंत और शोर शराबे वाला था। सड़कों पर तरह तरह के स्टैंड और दुकानें थीं और चिल्लाने और मोल भाव करने की आवाजें उठ और गिर रही थीं। उन्होंने चलते चलते बातचीत की और लगभग 15 मिनट के बाद वे पिलो रिले स्टेशन पहुंच गए। रिले स्टेशन के कर्मचारी सफेद गधे और घोड़े को ले जाने के लिए जल्दी से पास आए। चेंग शेंग ने वास्तव में उनके रहने के लिए कुछ कमरों का आयोजन किया था, जिनमें अच्छी गुणवत्ता वाले और मध्यम गुणवत्ता वाले कमरे शामिल थे। हालांकि
उसने यह तय नहीं किया था कि कमरों को उनके बीच कैसे बांटा जाए, और उसने इसके बजाय 5 कमरे झू हे को दे दिए ताकि वे स्वयं निर्णय ले सकें। चेन पिंगान की व्यवस्था के तहत ली बाओपिंग झू लू के साथ एक अच्छी गुणवत्ता वाला कमरा साझा करेगी, जबकि झू हे अकेले एक अच्छी गुणवत्ता वाले कमरे में रहेगा। जहां तक खुद का, ली हुआई और लिन शॉई का सवाल है, वे प्रत्येक एक मध्यम गुणवत्ता वाले कमरे में अकेले रहेंगे। यदि अलियांग ने लौटने का फैसला किया, तो वह रहने के लिए उनके किसी भी कमरे को चुन सकता था। बेशक, अपने स्वभाव के अनुसार, वह निश्चित रूप से पूछेगा कि क्या वह झूलू के कमरे में रह सकता है। उस समय, झूलू उसे देखकर अपनी आंखें मटकाएगी। शाम ढल गई, और सारा सामान रखने के बाद हर कोई झू हे के विशाल और अच्छी गुणवत्ता वाले कमरे में इकट्ठा हो गया। चेंग शेंग जल्दी ही उनके लिए पत्रों का एक ढेर लेकर आया, और वह मुस्कुराते हुए चला गया। उसने कहा कि जब भी उन्हें जरूरत हो वे उसे बुला सकते हैं। उसने उन्हें यह भी बताया कि रेड कैंडल टाउन का नाइट मार्केट ग्रेट ली एम्पायर के उत्तरी क्षेत्रों में काफी प्रसिद्ध है। यदि उन्हें अवसर मिले, तो यह निश्चित रूप से देखने लायक है। लिन शॉई के लिए एक पत्र था, और ली बाओपिंग के लिए 3 पत्र थे, जो उन सभी में सबसे अधिक थे। आश्चर्यजनक रूप से, चेन पिंगान के लिए भी एक पत्र था। हालांकि, ली हुआई के हाथ खाली रह गए। अंत में, वह झूलू के पास गया जो उसी स्थिति में थी और हंसते हुए बोला, शुक्र है कि हम अकेले नहीं हैं। झूलू ने अनसुना करने का नाटक किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। पिलो रिले स्टेशन बड़ा नहीं था, लेकिन इसके अंदर कई घुमावदार सड़कें थीं, जिससे यह आश्चर्यजनक रूप से किसी धनी कबीले के बगीचे जैसा महसूस हो रहा था जो गहरा और परिष्कृत था। खिड़की से बाहर देखने पर, वह एक छोटी झील देख सकती थी जो केवल एक हथेली जितनी बड़ी लग रही थी। यह एक ऐसी झील थी जिसमें कई मोटी कोई मछलियां, कोई फिश, थी जो लाल और पीले रंग की थी। लिन शॉई का पत्र केवल एक कागज का टुकड़ा था जिसमें बहुत कम शब्द थे, और युवा लड़के ने लिफाफे में पत्र वापस रखने से पहले एक गहरी सांस ली। जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर उदासी थी, और पत्र पर उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। 30 या उससे अधिक अक्षरों के अलावा जो बेतरतीब ढंग से लिखे गए थे। लिफाफे में 300 टेल्स, चांदी का बैंक नोट भी था। यह ग्रेट ली एम्पायर में प्राप्त किया जा सकने वाला सबसे बड़ा बैंक नोट था। युवा लड़का अपने कमरे में वापस चला गया और धीरे से दरवाजा बंद करके लिफाफा मेज पर रख दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, और उसकी छाती अनियमित तरीके से ऊपर नीचे हो रही थी। चेन पिंगान बैठने के लिए एक शांत जगह चुनी। ली बाओपिंग दौड़कर आई, और ऐसा लगा जैसे वह उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करे। चेन पिंगान मुस्कुराया और बोला, यदि कोई ऐसा अक्षर हुआ जिसे मैं नहीं पहचानता, तो मैं निश्चित रूप से तुमसे पूछूंगा। इतना सुनने के बाद ही ली बाओपिंग मेज पर वापस लौटी। उसने अपने पत्र खोलना शुरू किया, जो उसके पिता, उसके सबसे बड़े भाई और उसके दूसरे भाई द्वारा भेजे गए थे। ली बाओपिंग ने एक एक करके अपने पत्र खोले। उसके पिता के पत्र ने उससे पूछा कि वह कैसी है, और हमेशा की तरह, वे बिल्कुल भी सख्त नहीं लग रहे थे। इसके बजाय, वे उसे अन्य तुच्छ मामलों के बीच अपना ध्यान रखने के लिए कह रहे थे। उदाहरण के लिए, अब मौसम ठंडा हो रहा था, इसलिए उसे अधिक कपड़े पहनने की याद रखनी चाहिए। जब तक वह यात्रा कर रही थी, उसे बहुत अधिक पैसा खर्च करने से डरने की जरूरत नहीं थी। हर बार जब वह किसी रिले स्टेशन पर पहुंचती, तो उसे निश्चित रूप से अपने माता पिता को पत्र भी लिखने चाहिए थे। उसके पिता ने इन मामलों के बारे में अंतहीन लिखा था, और 5 या 6 कागज इसी तरह भर गए थे। ली बाओपिंग ने आह भरी और अपने सामने बैठे जू हे की ओर देखा जो चाय पी रहा था। माता और पिता मुझे एक छोटे बच्चे की तरह समझना कब बंद करेंगे? उसने उदासी से पूछा। जू हे अपनी हंसी मुश्किल से छुपा सका। चाय पियो, चाय पियो। ली बाओपिंग ने दूसरा पत्र पढ़ना शुरू किया। यह उसके सबसे बड़े भाई की ओर से था। उसने लिखा था कि वह अभी घर पर शास्त्रों और शास्त्रीय रचनाओं का अध्ययन कर रहा है, और वह अगले साल शाही परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। पत्र की सामग्री सरल और संक्षिप्त थी, और उसकी लिखावट भी सुपाठ्य और साफ थी। ऐसा लग रहा था मानो ये अक्षर सीधे बैठने वाले गुणी लोग हों, जिसमें प्रत्येक स्ट्रोक देखभाल और सावधानी की भावना व्यक्त कर रहा था। उसका पत्र संतों की गहरी शिक्षाओं से भी भरा था, और उसने उससे कहा कि वह जू हे और जू लू के प्रति अशिष्ट न हो, उसे उन्हें केवल नौकरों के रूप में नहीं देखना चाहिए। उसने यह भी कहा कि उसे चेन पिंगान की बात अधिक बार सुननी चाहिए, और उसे अधिक लचीला और मेहनती होना सीखना चाहिए। इस तरह, वह दूसरों पर बोझ नहीं बनेगी।
पत्र के अंत में ही इस नियम पालन करने वाले बड़े भाई ने उसे बताया कि उसने उस केकड़े को पालने में महारत हासिल कर ली है, जिसे उसने खाड़ी से पकड़ा था और घर लाया था। वह निश्चिंत रह सकती है। ली बाओपिंग ने हवा में पत्र लहराया और जू हे से शिकायत की, बड़ा भाई मेरी सबसे कम परवाह करता है। जू हे ने अपनी हंसी दबाई। छोटी मालकिन, अब नाटक बहुत हुआ। ली कबीले में कौन नहीं जानता कि आपके सबसे बड़े भाई आपकी सबसे अधिक परवाह करते हैं। यह एक किताबी कीड़ा था जो कबीले के मुखिया को भी सिरदर्द दे देता था जब वह सभी गहरे सिद्धांतों और तर्कों के बारे में बात करना शुरू करता था। वास्तव में पहली बार उसने शराब तब पी थी जब उसकी छोटी बहन ने चुपके से उसकी चाय को स्प्रिंग पीच ब्लॉसम वाइन से बदल दिया था जो उनके कबीले ने बनाई थी। वह इतना आग बबूला हो गया था कि उसे लगभग मानसिक आघात पहुंच गया था, और यहां तक कि उसके माता पिता भी डरे हुए थे और उसे शांत करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्होंने केवल उसका पीछा करने की हिम्मत की जब वह अपनी छोटी बहन को खोजने के लिए निकला, इस डर से कि उनका जिद्दी बेटा लिटिल बाओपिंग को शारीरिक दंड न दे दे। हालांकि जब वह आंगन में पहुंचा तो उसने छोटी लड़की को वहां हाथ कमर पर रखे हुए और इस्तीफे के भाव के साथ खड़े देखा था। वह उसे डांटने की हिम्मत नहीं कर सका और इससे वह और भी क्रोधित हो गया। अंत में वह मुड़ा और चला गया और कई दिनों तक गुस्से में उबलता रहा। उस साल उसने अपने आंगन में स्प्रिंग पीच ब्लॉसम वाइन का एक जार गाड़ने का फैसला किया। जब ली बाओपिंग ने इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि यह शराब उस समय के लिए है जब वह उसकी शादी करेगा। छोटी लड़की इतनी डर गई थी कि वह घर से चोरी छिपे निकल गई और पूरे दिन ड्रैगन व्हिस्कर क्रीक के आसपास भटकती रही। वास्तव में वह छिपने के लिए लगभग पहाड़ों में भाग गई थी। ली कबीले के मुखिया तब क्रोधित हो गए थे जब उन्हें ली बाओपिंग के लापता होने के बारे में पता चला, और उन्होंने सभी को उस मूर्ख छोटी लड़की को खोजने के लिए फैल जाने का आदेश दिया। अंत में उसका सबसे बड़ा भाई ही था जिसने अपनी गलती सुधारी और उसे खाड़ी के दूसरी ओर एक छोटे से मंदिर में पाया। बेचारी छोटी लड़की लकड़ी के एक लंबे बेंच पर सो रही थी। उसे खोजने के बाद वह उसे घर ले आया था। ली बाओपिंग अचानक मुस्कुराई और बोली, हालांकि मैं अभी भी बड़े भाई को सबसे ज्यादा पसंद करती हूं। अंतिम पत्र उसके दूसरे भाई की ओर से कागज का एक मोटा ढेर था। उसने राजधानी में अपने अनुभवों का वर्णन किया था, और ये उन अजीब चीजों की कहानियां थीं जिन्हें उसने व्यक्तिगत रूप से देखा या सुना था। उसके लिखने का तरीका शानदार था और यह स्पष्ट था कि उसने इस क्षेत्र में बहुत काम किया था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक कुशल कवि हो। ली कबीले में यह दूसरा युवा मास्टर अपने बड़े भाई की तुलना में अधिक लोकप्रिय था। वह सुंदर और आकर्षक था और उसके बात करने का तरीका भी कोमल और परिष्कृत था। उसे युद्ध कला पर किताबें पढ़ना पसंद था और उसे बहुत कम उम्र से ही नौकरों के साथ युद्ध का नाटक करना पसंद था। अपने जिद्दी और अडिग बड़े भाई की तुलना में घर के लोग इस खुले और हंसमुख दूसरे युवा मास्टर के साथ बातचीत करना पसंद करते थे। जब त्योहार आते तो वह हर उस व्यक्ति को सिक्कों की एक भारी थैली थमा देता था जो उसके सामने आता था। यदि वे शुभ शब्द कहते जो उसे पसंद आते तो वह उन्हें सिक्कों की एक अतिरिक्त थैली के साथ इनाम भी देता था। ली बाओपिंग ने पत्र को बहुत जल्दी पढ़ लिया, और जब उसने दूसरे अंतिम कागज तक पढ़ा तो उसने झूलू की ओर देखा और कहा, दूसरे भाई ने तुम्हारा जिक्र किया है। उन बीकन टावरों के बारे में जिन पर तुम दोनों ने पहले चर्चा की थी। उसने कहा कि उसने व्यक्तिगत रूप से एक रात पहाड़ की चोटी पर शिविर लगाते समय राजधानी को यह सूचित करने के लिए बीकन टावरों को संकेत जलाते हुए देखा था कि सब कुछ ठीक है। दूर से देखने पर उसने कहा कि यह ऐसा था जैसे वह आग के एक राजसी ड्रैगन को देख रहा हो। झूलू जल्दी से मेज के पास आई और पूछा, छोटी मालकिन, क्या उसने कुछ और कहा? ली बाओपिंग ने सीधे कागज का ढेर झूलू को थमा दिया। उसके दूसरे भाई ने केवल उन अजीब चीजों के बारे में लिखा था जिन्हें उसने देखा था, इसलिए उसे दूसरों से छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। झूलू ने पत्र स्वीकार किया और पूछा, क्या मैं इसे धीरे धीरे पढ़ने के लिए अपने साथ ले जा सकती हूं? जब तक तुम इसे खोती नहीं हो, ली बाओपिंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। झूलू एक प्रसन्न मुस्कान के साथ चली गई। रिले स्टेशन डिप्टी ने दरवाजा खटखटाया और ताजे फलों और बीजों की एक प्लेट हाथ में लेकर प्रवेश किया। एक बांस की टोपी पहने हुए आदमी उसके पीछे अंदर आया। ली हुआई आग बबूला हो गया और वह तुरंत दौड़ा और इस बेरहम इंसान को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। अलियांग ली हुआई के साथ धक्का मुक्की करते हुए मेज के पास एक कुर्सी पर बैठ गया और एक चंचल मुस्कान के साथ बोला, क्या हो रहा है, झूलू? तुम्हारे चेहरे पर इतना हंसमुख और आकर्षक भाव क्यों है? तुम सामान्य से भी अधिक सुंदर लग रही हो।
जूहे का चेहरा उदास था और उसने कुछ नहीं कहा। लिन शॉय लौटा और चेन पिंगांग के पास बैठ गया। अलियांग ने अपना छोटा चांदी का कद्दू, सिल्वर गोड, उसकी ओर फेंका और युवा लड़के ने उसे पकड़ लिया और ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। अलियांग चेंग शेंग की ओर मुड़ा और पूछा, क्या रेड कैंडल टाउन में फू इनलेट नाम का कोई प्रवेश मार्ग है? और यह गोदी से बहुत दूर नहीं है? वास्तव में, चेंग शेंग ने सिर हिलाया। हालांकि, उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। अलियांग ने आश्चर्य से अपनी जीभ थपथपाई और टिप्पणी की, वह पैसों की बर्बादी है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, पैसों की बर्बादी। रेड कैंडल टाउन में एक अर्धचंद्राकार नदी का मोड़ था और यहीं पर कस्बे की अनूठी सजावटी नावें पाई जाती थीं। ये नावें केवल 6 से 9 मीटर लंबी होती थीं और उनके बाहर सजावटी बैंगनी बांस की पट्टियां या साधारण हरे बांस की पट्टियां लटका दी जाती थीं। इन सजावटी नावों की आंतरिक सजावट के मामले में यह उनके मालिक की संपत्ति से तय होता था। प्रत्येक नाव 2 से 3 महिलाओं को ले जाती थी, जिनमें से अधिकांश सुंदर महिलाएं या युवा और आकर्षक होती थीं। ये महिलाएं वाद्ययंत्र, गो, सुलेख, कैलीग्राफी, पेंटिंग, चाय कला या शराब कला के कम से कम 1 या 2 क्षेत्रों में कुशल होती थीं। दृश्यों का आनंद लेने के लिए एक परिष्कृत बैठने की जगह के अलावा इन नावों पर स्पष्ट उद्देश्यों के लिए एक बेडरूम भी था। ये नाव परिचारिकाएं ग्रेट ली एम्पायर की निम्न नागरिक थीं और वे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी ही बनी रहेंगी। किंवदंतियों के अनुसार वे डिवाइन वाटर नेशन की शरणार्थी थी। ग्रेट ली एम्पायर के सम्राट ने एक बार शाही फरमान जारी किया था जिसमें उन्हें कभी भी किनारे पर जाने से मना किया गया था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी जड़हीन जलकुंभी डकवीड की तरह रहने के लिए नियत थी। इस बीच रेड कैंडल टाउन के निवासी भी एक कहानी सुनाते हैं जो वेइबो के कार्यों की प्रशंसा करती है। वे गो टेबल माउंटेन के इस पहाड़ के स्वामी को वफादार और न्यायप्रिय होने के लिए सराहते हैं और इसका कारण यह है कि उसने चुपके से उनके पूर्वजों की रक्षा की थी जब वे अपने युद्धग्रस्त वतन से भाग रहे थे। हालांकि इसने ग्रेट ली एम्पायर के सम्राट को क्रोधित कर दिया था और वेइबो को एक पहाड़ी देवता से एक पहाड़ी स्वामी के पद पर पदावनत कर दिया गया था। साथ ही सम्राट ने कई कुलों के वंशजों को व्यक्तिगत रूप से इस पहाड़ी स्वामी की मूर्तियों को तोड़ने और टुकड़ों को नदी में फेंकने का आदेश भी दिया था। चेंग शेंग ने सावधानी से अपने शब्दों को चुना और अपने सम्मानित अतिथियों को सुनाने के लिए कुछ हानिरहित कहानियां चुनी। रेड कैंडल टाउन को ग्रेट ली एम्पायर के उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला मुख्य केंद्र नहीं माना जा सकता था, लेकिन यह वास्तव में एक व्यस्त गोदी थी जहां कई जहाज आते जाते थे जो साम्राज्य के सभी कोनों से विशेषताएं लाते थे। यह एक ऐसा शहर था जहां 3 नदियां आपस में मिलती थीं, रशिंग ट्रैंक्विल रिवर, एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर रिवर और फाइन वाइन रिवर। हालांकि केवल 2 नदी देवता थे और प्रत्येक नदी देवता का किनारों पर एक मंदिर बना था जिसके अंदर उनकी सुनहरी मूर्तियां रखी थीं। वे दोनों ग्रेट ली एम्पायर के नौसेना कमांडर थे जो पानी पर हुए युद्ध में मारे गए थे। केवल रशिंग ट्रैंक्विल रिवर का कोई नदी देवता या मंदिर नहीं था। पहले नदी तट पर एक लोकप्रिय देवी मंदिर दिखाई दिया था और यह एक ऐसा मंदिर था जिसने कस्बे की एक वीर महिला की पूजा की थी जिसने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए नदी में आत्महत्या कर ली थी। हालांकि ग्रेट ली एम्पायर ने जल्दी ही इसे एक अवैध मंदिर घोषित कर दिया और इसे ध्वस्त कर दिया। अब यह खंडहर में तब्दील हो गया है और केवल सांप और चूहे ही इसमें भागते रहते हैं। जब उसने गो टेबल माउंटेन के पहाड़ के स्वामी के बारे में किंवदंती सुनी तो ली हुआई आह भरे बिना नहीं रह सका और धीमी आवाज में बोला, किसे पता था कि उस विलेन की रेड कैंडल टाउन में इतनी अच्छी प्रतिष्ठा थी? हम सबके अपने अपने बोझ हैं जिन्हें हमें ढोना है और हर परिवार को अपनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लिन शॉय ने उदासीन भाव के साथ टिप्पणी की। चेन पिंगान ने रुआन एक्सायू द्वारा उसे दिया गया पत्र रख दिया। पत्र में रुआन शिव ने उसे बताया कि डाउनट्रोडन माउंटेन को सफलतापूर्वक एक नया नियुक्त पहाड़ी देवता मिल गया है जो पहाड़ की रक्षा करने और आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने में मदद करेगा। उसने यह भी कहा कि डाउनट्रोडन माउंटेन केवल क्लाउड ड्रेप माउंटेन और उसके पिता के लैंप बियरर माउंटेन से ही कमतर है।